औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, आखिरी मॉड्यूल कंक्लूडिंग सेशन से पहले वाला जो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। इसमें मैं उसको कोलैबोरेट करके आपके सामने कुछ अहम बातें आज बताने वाला हूँ। इसको आप गौर से सुनिए और इसमें कई चीज़ें ऐड हो सकती हैं बाद में इंशाल्लाह। कोशिश की है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस मॉड्यूल में बताएं जो आपके लिए एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये हमने काफ़ी डिस्कस किया है, लेकिन आज जिस पहलू को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक अलग पहलू है जो टीचर के लिए बहुत ही अहम है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हम यही सोचते हैं कि टीचिंग बच्चों से रिलेटेड क्लासरूम्स में जो हम पढ़ाते हैं, करेक्शंस, एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम के बाद करेक्शन रिज़ल्ट, उससे हटके हमारी जो रोल है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां और भी चीज़ें हैं जो हम एज ए टीचर हमको करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उन्हीं की तरफ आपको तवज्जो देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। एज एक टीचर का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ उसको जाहिर किया है। तो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट आपके सामने लाया हूँ वो यही है कि टीचिंग इज़ अ डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो हम मानते हैं कि टीचर्स इंसान की शक्ल में दो हाथ, कान, दो आँख, कान, हाथ, पैर, पूरा सिस्टम एज ए टीचर हम बच्चों के सामने जब जाते हैं तो ये अलग बात है कि आने वाले दौर में कहा जाता है कि रोबोट्स आएंगे, ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। खैर वो तो होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है कुछ भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली एक चीज़ तो तय है कि एज ए टीचर क्लासरूम में एक टीचर होना और बच्चे टीचर से सीखना, एटलीस्ट हिंदुस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। अब एज ए टीचर हम करते क्या हैं, हम नॉलेज शेयर करते हैं और लर्निंग प्रोसेस को समझाते हैं, मतलब किस तरीके से सीखा जा सकता है, इसको भी सिखाना हमारे लिए ज़रूरी है। हम सिर्फ 2+2 या डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है या फिर राइम्स हैं, एक सर्कल टाइम कंडक्ट करके जो चीज़ें करें, ये ही चीज़ें नहीं है। उसके अलावा लर्निंग प्रोसेस आपको इस तरीके से सीखेंगे तो आपको याद रहेगा। और ये भी हम जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस 3 किस्म के होते हैं। कुछ लोग सुन के सीखते हैं, लिसनिंग, कुछ लोग जो है देख के सीखते हैं, सी एंड लर्न, और कुछ लोग जो है करके देखते हैं, सीखते हैं, दैट इज लर्न बाय डूइंग। तो ये लर्निंग प्रोसेस भी हम बच्चों को सिखाते हैं। फिर जाके जो है बच्चे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर उसको जहन में बात लेते हैं। और ये बहुत ही कम हिस्सा होता है, यानी कि आप 100% आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे 20-30%, कुछ बच्चे 50%, कुछ बच्चे 60%, इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वही चीज़ सीखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये परसेंटेज बढ़ते जाता है। फिर जाके बच्चे पूरी की पूरी टॉपिक समझ पाते हैं, और इसके लिए वक्त लगता है। ये हम नहीं समझते, हम यही समझते हैं कि हमने पढ़ा दिया 40 मिनट में, 40 मिनट के बाद सारी बातें बच्चों को याद होनी चाहिए और जो भी सवाल करेंगे बच्चे जवाब देना चाहिए। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। इंसान के जहन के हिसाब से हम उतना शार्प
दिखते तो हैं लेकिन उतनी जल्दी आसानी के साथ समझने की सलाहियत हर इंसान में एक जैसे नहीं होती है। तो इसलिए आपको और मुझे सब्र करना बहुत जरूरी है। अब ये जो लर्निंग है और जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये किस से कनेक्टेड है, ये एक कंसर्न किस से कंसर्न है, ये इसलिए है कि हमको ये जरूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट माइंड, यानी बच्चों की जहनी तौर पे हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसी के तरफ हम काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम भी हम उसी के तहत शुरू किए थे। आपको याद होगा शुरू में तनवीर साहब की जो वीडियोस रही हैं उसमें होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक एजुकेशन के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मायने हमारे लिए रखता है, आज के दौर में इसी चीज से हमने शुरू की थी और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को अब तक काफी हद तक समझ चुके हैं। अब आपके जरिए से हमारा ये मकसद है कि आप क्लासरूम में जाके इन चीजों को समझ, इन चीजों को सामने रखते हुए प्रैक्टिकली इन चीजों को आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो देन कभी ना कभी कुछ दिन के बाद वो जो ख्वाब है, जो मिशन है, जो विजन है मरकजी तालीमी बोर्ड का कि हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चे जो है एक कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट से गुजर के एक बेहतरीन इंसान बन के उभरें जो सोसाइटी में हर कौम के लिए, मतलब हर सोसाइटी में पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन के, एक लीडर बन के सबको लेके चले। हमारी जिम्मेदारी यही है। हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम कुछ सीखें, हम कुछ करें, हम चले जाएं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम दूसरों को अपने साथ लेके चलें, दूसरों को गाइड करें, दूसरों को समझाएं, सही और गलत का जो तस्वुर है उसको समझाएं, सही की तरफ ले आए, गलत से हटाएं। ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको करना बहुत जरूरी है, वरना इस पे भी हमारी पकड़ हो सकती है, हो सकती नहीं है, इस पे हमारी पकड़ बिल्कुल हो। तो होल पर्सनालिटी डेवलप करना जरूरी है, उसके साथ स्पिरिचुअलिज्म डेवलप करना जरूरी है, रिलीजन। और सही क्या है, क्या जो आज के दौर में जिस तरीके से दुनिया वाले एक तौहीद अल्लाह ताला को जिस तरीके से पेश करते हैं, क्या वो सही है, या फिर वो सही है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो हर नबी कहते हैं, जितने भी अंबिया हैं सब ने यही कहा और हर किताब यही कहती है कि अल्लाह एक है। तौहीद के बारे में जो बातें हैं उसको बताते हुए और उसके कायदे कानून क्या है, ये सारी चीजें अगर हम नहीं सिखाएंगे दुनियावी तालीम के साथ, फिर आखिरत में जगह उनके लिए खुद बनाना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाए। फिर हमको किरदार डेवलप करना जरूरी है, कैरेक्टर हमारा क्या है और हम बच्चों को किस कैरेक्टर में ढालना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए सिखाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फिर उस किरदार को निभाने के बाद यानी कैरेक्टर्स और वैल्यूज जब हम सिखाएंगे, एग्जाम्पल अगर हम ये सिखा रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करना जरूरी है, माँ बाप की देखभाल करें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की हर बात माने, ये सारी बातें हम सिखाते हैं। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एनिमल्स क्या है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एनवायरनमेंट क्या है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स फ्रेंड्स क्या है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स रिलेटिव्स क्या है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। पाक सफाई के बारे में सिखाते हैं। क्लास में हमने बोल दिया कि कचरा आप बाहर नहीं फेंक सकते। तो ये सिखाने के बाद बिहेवियर किस तरीके से होता है बच्चों का, तो वो इफेक्टिव बिहेवियर होना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिहेवियर है तो बस एक अपने आप को जो है एक नॉर्मल इंसान के जैसा जो है बिहेव करते जा रहा है, जहां मर्जी आया वहां कचरा फेंक दिया, जहां मर्जी आया जिसको जो भी मिले उससे
उसे जो है गाली गलौज कर दी है, पेड़ पौधा दिखा तो उसको खींच के फेंक दी है, जानवर दिखा तो उसको पत्थर मारे, लोगों को बुरा भला कहे, ये सारी चीजें सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको देखते हुए नजरअंदाज करके चले गए। ये सारी चीजें, अगर बिहेवियर सही नहीं है, इफेक्टिव बिहेवियर होना जरूरी है, यानी असरदार बिहेवियर, हम जिस तरीके से बिहेव करेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके स्टूडेंट्स रास्ते में जा रहे हैं, वहां एक चॉकलेट का रैपर पड़ा है या कचरा किसी ने फेंका, उनको कहेंगे भाई कचरा यहाँ मत फेंकिए, आप कूड़ेदान में डालिए, ये इफेक्टिव बिहेवियर है। मतलब लोग फिर सोचने लगेंगे कि ये बच्चे बोल तो रहे हैं लेकिन सीखे कहाँ से। घर में हैं, खाना खा रहे हैं, अदब से खाना खा रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, 3 घूंट में पानी पी रहे हैं। ये जो पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम है, इस सिस्टम को निभाते हुए अगर बच्चे कर रहे हैं तो माँ बाप सोचेंगे कि वाकई में बच्चे सीख रहे हैं। ये इफेक्टिव बिहेवियर दिखता है, दिखेगा तो देन इट इज इफेक्टिव बिहेवियर। इनइफेक्टिव यानी जो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है, मतलब गाली दे दिए, कचरा बाहर फेंक के आ गए हैं, तो लोग बोलेंगे ये लड़का सीखता कहाँ से है, कचरा बाहर फेंक के चले गया घर के सामने। गाड़ी पे से कोई जा रहे हैं, गिर गए तो उसको नजरअंदाज करके चले गए। कोई बूढ़े माँ जो है अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी मदद करें। कई चीजें होती हैं, ये वैल्यूज जो है ये एक जगह जाके खत्म नहीं हो जाती है, शुरू होती है। तो वैल्यूज इतनी सारी हैं कि हम पढ़ाते 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 रहेंगे, बच्चे स्कूल से निकल के चले जाएंगे, इतनी वैल्यूज हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, रास्ते में जब बच्चे जा रहे हैं तो कहीं एक पर्स गिरा हुआ मिल गया, अब वो पर्स लेके क्या करेंगे, जेब में रख के घर जाएंगे या फिर उसको लेके जाके जहां देना है वहां देंगे। अगर मालूम है कि किसी का है तो उसको दें, या अगर नहीं मालूम है तो पुलिस थाना जाके बोलेंगे कि ये रास्ते में मुझे मिला था सर, ये किसका है पता नहीं, आप रख लीजिए इसको, इसके ओनर को तलाश करके आप इसको लौटा दीजिए। ये आजकल हमको दिखता नहीं है, ये हम इस हमारे माहौल में आजकल ये नजर नहीं आती हैं चीजें। क्यों नजर नहीं आती हैं चीजें? हमने सिखाया नहीं, हमारे बच्चों को हमने ये सारी चीजें सिखाया ही नहीं। और फिर हम ये चाहते हैं कि बिहेवियर इफेक्टिव होना चाहिए, तो कैसे होगा? तो एज ए टीचर हम इसी की कोशिश करते हुए इतने सारे मॉड्यूल्स हमने सुने। चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स के बारे में बात करते हैं। थरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। थरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट के मायने क्या है? जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं या उर्दू पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं, सोशल पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, दीनियात पढ़ा रहे हैं, कुरान तजवीद के साथ पढ़ने की सलाहियत आप बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं, हिफ्ज का कोर्स करा रहे हैं, तो फिर ये जो भी आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, या फिर कोई हुनर सिखा रहे हैं बच्चों को, कुकिंग क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, स्टिचिंग क्लासेस आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप सिखा रहे हैं बच्चों को तो ये आपको कितना आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, मैक्सिमम नॉलेज है, जितनी नॉलेज आपको चाहिए क्लासरूम में जाने के बाद। उस दिन 40 मिनट में आपको काम आएगी या नहीं आएगी ये दूसरी बात है, लेकिन आपको उस चैप्टर से कनेक्टेड पूरी बातें मालूम है। नहीं है तो देन यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न, सीख के ही जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर आप एज ए टीचर आप कंप्लीटली जस्टिफाई कर पाएंगे अपने क्लास में, यानी इंसाफ कर पाएंगे आपके क्लास के बच्चों के साथ। अगर नहीं है तो क्या करना है मैं आगे बताता हूं, किस तरीके से करना है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए,
हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। सहाबा की हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं तो सहाबा के नाम और सहाबा की पूरी बचपन से जिंदगी से लेके आखिर तक सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमको याद होना जरूरी है। तब ही जाके हम बच्चों को जो है बच्चों के सामने एज अ रोल मॉडल, मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई चीज अगर बच्चे सवाल कर रहे हैं अगर और आपको आती नहीं है वो चीज, तो बच्चे जाके बोलेंगे, आपके सामने तो नहीं बोलेंगे, घर जाके बोलेंगे ये मैडम जो है वो पढ़ा रही है लेकिन उनको कुछ आता नहीं है मम्मी, इनको कुछ आता नहीं है पापा, ये सिर्फ पढ़ाते हैं पापा लेकिन चीजें समझ में नहीं आती है, मैंने सवाल किया और वो जवाब ही नहीं दिया। तो इस सूरत में जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो यही होगा कि टीचर को नहीं आता है तो हमको क्या पढ़ाएं। इसलिए जरूरी है कि आप, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ सवाल करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात आपको मालूम है, कोई एक आध बात अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, बेटा आई चेक एंड कम बैक टू यू, मैं मालूम करके वापस आऊंगा। तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप वापस क्लास खत्म होने के बाद बच्चे के सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उसकी पूरी डिटेल निकालेंगे, तफसीर से उन चीज को आप जांचेंगे, सीखेंगे, फिर वापस दूसरे दिन कल क्लास में आके बोलेंगे बेटा आपने कल सवाल किया था उसका जवाब आप सुन लीजिए, ये सारी चीजें हैं। फिर आप एक के बाद 1 2 3 4 5 बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे। तो बच्चा फिर महसूस करेगा कि हाँ टीचर वाकई में जिम्मेदारी से मेरे सवाल का जवाब दिया है। देखिए इस ट्रेनिंग के दरमियान में आपने कई सवाल मुझसे किए हैं, एक आध बार मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया, सख्ती से भी मैंने बात की, लेकिन मैंने तकरीबन 100% आपके सारे सवाल के जवाब दिए हैं। अगर मैं जवाब नहीं देता तो आपको क्या महसूस होता, आप क्या सोचते, क्योंकि आप मेरी तरफ देख रहे हैं जवाब आएगा, और मेरी तरफ जब देख रहे हैं अगर जवाब नहीं आएगा तो मायूसी होगी, आप कंप्लीटली डिस्टर्ब होंगे, सीखेंगे नहीं, आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा प्रोग्राम में, आपको कुछ आता नहीं है उनको, अमरी साहब तो बेकार में कुछ चीजें बोलते रहते हैं, तो देन अगला मॉड्यूल आएगा तो फिर कोई देखेंगे नहीं। फिर आप ये भी हो सकता है कि भाई अमरी साहब को बदलाइए, कोई नए ट्रेनर को लेके आइए, ये होगा। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सारी चीजें सीखूं, तो फिर आपके सामने एज ए ट्रेनर आके खड़ा हूं। जब नहीं मालूम है तो आई चेक एंड कम बैक टू यू, रुकिए मैं थोड़ा, मुझे वक्त दीजिए, मैं देख के फिर वापस आता हूं। ये बोलने में शर्माइए मत, दिस इज एक्चुअली बेटर देन आप बोलेंगे क्या सवाल कर रहे हैं, ये सवाल मेरे पढ़ाने के जो 40 मिनट में टॉपिक पढ़ाया था मैंने उससे कनेक्टेड नहीं है, बैठ जाओ। दिस शुड नॉट हैपन। स्पीच एक्सीलेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी के साथ आप बात नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज अगर आपके सही, आप प्रोनाउंसिएशन उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, तो प्रोनाउंस यानी सही, सॉरी, सही प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं हो पा रही है तो बच्चे वर्ड समझेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे नहीं। नाउन है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है, आपने कहा कि अब्दुल हैड बीन टू द मार्केट और अब्दुल इज वॉकिंग टूवर्ड्स मार्केट, अब्दुल नाउन हो गया, वॉकिंग क्योंकि एक्शन है, चल रहे हैं, एक्शन हो रहा है, तो दैट बिकम्स अ वर्ब, तो नाउन और वर्ब, मार्केट फिर नाउन है। तो ये क्लैरिटी के साथ अगर आप सिखाना शुरू करेंगे तो देन
आपकी जो अल्फाज हैं, स्पीच है, क्लैरिटी है, आपको मालूम है कि कहाँ से आपको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, एक्सीलेंट स्पीच, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, ये वर्ड्स क्लियर नहीं है तो आपको ये कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस पे ही ये चीज़ें परफेक्ट होती हैं। घबराइए मत। कई टीचर्स मैं जानता हूँ आपकी इंग्लिश अभी इतनी सही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश भी सीख लेंगे। इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको लोग नहीं सीख पाते, सीख जाएंगे। उसके मैं एक आपको तरीका भी बताता हूँ किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर मैं भूल गया इस मॉड्यूल में बताना तो फिर आप मुझे याद दिलाइए। नीटनेस एंड पॉइज, साफ सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल एज ए टीचर आपको रखना है। माफ करना, मैं कुछ चीजें जनरलाइज करके बताऊंगा। मैंने देखा है कई बार टीचर्स जो है ये सोचते हैं कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं, हिजाब में जाते हैं, हमारे सिस्टम में ये है कि हम बुर्का पहनते हैं, कुछ लोग कलर का पहनते हैं, कुछ लोग ब्लैक पहनते हैं। इस पे डिबेट नहीं करेंगे हम। बुर्का पहनते हैं, सर पे हिजाब होता है, स्कार्फ पहनते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, पूरा कंप्लीटली ढका हुआ, फिर हम स्कूल चले जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे ज़्यादा तवज्जो दें कि जो बुर्का आप पहन के जा रहे हैं, क्या वो कल जो पहने थे आप वही बुर्का पहन के जा रहे हैं, या फिर उसको आने के बाद आपने शाम में धो दिया था, सुबह तक सूख गया, फिर उसको आप पहन के जा रहे हैं, या फिर वही बुर्का पहन रहे हैं बगैर धुला हुआ 1 महीने से। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ। तो सॉक्स पहनते हैं हम, लेडीज भी पहनते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं। लेडीज ग्लव्स पहनते हैं, हिजाब के साथ पूरा मुकम्मल होता है तो ग्लव्स और सॉक्स सब पहनते हैं। क्या ये रोजाना बदलते हैं हम? बदलते हैं तो वाकई में अच्छी बात है। अगर नहीं बदलते हैं तो इमीडिएटली इसको बदलना शुरू कर दीजिए। जेंट्स हैं, शर्ट पैंट पहनते हैं, आप टक करके शर्ट को इन करके पैंट में पहन के भी जा सकते हैं, ये शर्ट को खुला भी छोड़ सकते हैं, मतलब बगैर टक किए पैंट पहन लिया। आप शू पहनते हैं तो शू पहनेंगे, सैंडल पहनते हैं तो सैंडल पहनेंगे, स्लीपर्स पहनते हैं तो स्लीपर पहन। मेरी पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि आप कितने कॉस्टली ड्रेस पहनते हैं, कितनी कीमती ड्रेस पहनते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नीट ड्रेस इम्पोर्टेंट है। हम अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम अपने कपड़े खरीदते हैं। कुछ लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ हजारों खर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो 100 रुपए, 200, 300 में भी हम शर्ट पैंट खरीद लेते हैं, सॉक्स 20-25 का मिल जाता है, ये भी चलता है, ऐसी बुरी बात कुछ नहीं है इसमें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप और हम कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूरी होनी चाहिए कि आप एक दिन जो कपड़े पहन के गए वो दूसरे दिन रिपीट नहीं होने चाहिए। सॉक्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए, यहाँ तक के पॉकेट में जो हैंडकरचीफ रखते हैं वो भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वॉच पहनते हैं तो वॉच को भी साफ करें। लेडीज अगर बैंगल्स पहनते हैं तो बैंगल की साफ सफाई करें। ये सारी चीजें साफ सुथरी होना बहुत जरूरी है जब आप क्लासरूम में जाते हैं। यहाँ तक के मैं टीचर्स को ये भी कहता हूँ कि प्लीज डोंट माइंड ऑन दिस, मेरा जो स्टेटमेंट है, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि टीचर्स जल्दी जल्दी में घर से निकल गए, बोला कि शाम में वापस आके पानी नहाएंगे। दैट शुड नॉट हैपन। आज कोविड की वजह से हर इंसान की जुबान पे एक ही अल्फाज होता है, सफाई 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 सफाई। बट इस्लाम में सफाई की बात कब से चली आ रही है और इस्लाम में सफाई का दर्जा कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बताते हुए आगे चले जाऊंगा। पाक सफाई हमारा आधा ईमान है, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाकिया मिजाज कितनों का
सही है कि कोई अगर बच्चा आप पे मजाक कर दिया तो क्या आप उसको हंसी मजाक में लेके खामोश होंगे, या फिर उस बच्चे के खिलाफ आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे? एक तो ह्यूमर होना चाहिए। दूसरा, आप कितने चुटकुले सुनाते हैं क्लासेस में? कितने चुटकुले सुनाते हैं? याद करिए कि आपके क्लास में जब आप पूरा 1 साल पढ़ाए थे कोविड से पहले, या अगर कोविड के बाद अगर आपने कुछ क्लासेस ली हैं, तो इन क्लासेस में आपने कितने चुटकुले सुनाए? ये मत सोचिए कि चुटकुला सुनाने में वक्त जाया हो जाएगा। वक्त जाया नहीं होता है, बल्कि आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि लेसन प्लान जब आप लिख रहे हैं, अगर आपको चुटकुले याद नहीं आते तो लेसन प्लान में ही चुटकुले लिख के रख लीजिए, या फिर कोई इंस्पिरेशन स्टोरी लिख के रख लीजिए। कोई ऐसी कहानी लिख के रख लीजिए जिस कहानी को सुन के लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर मेरे उर्दू वर्ड्स कहीं यहाँ पे गलत हैं तो मुझे माफ़ करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल करूँ ताकि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखूँ। तो ट्रेनिंग मैं जब करता हूँ तो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती हैं, बट उसके अलावा जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हम बचपन से स्कूल में जब लैंग्वेजेस पढ़े हैं, मेरी उर्दू लैंग्वेज नहीं थी। लैंग्वेज मेरी थी कन्नड़, जो कर्नाटका की एक लैंग्वेज है। तो कन्नड़ और उसके साथ साथ तेलुगु, क्योंकि अभी मैं काफ़ी सालों से एपी में रहता हूँ, तो एपी और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। और क्योंकि बैंगलोर में रहते हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीनों लैंग्वेज बहुत आसानी से हमको आती हैं और ट्रेनिंग भी इस लैंग्वेजेस में मैं करता हूँ। लेकिन उर्दू बहुत ही कम जगह पे इस्तेमाल किया मैंने। अभी थोड़ा थोड़ा जो है उर्दू में भी मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया है। तो उर्दू के वर्ड्स अगर गलत हैं तो मैं माजरत चाहूँगा। तो बोर्ड ऑफ ब्रॉड इंटरेस्ट, यानी एज ए टीचर आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ आपके सब्जेक्ट के तहत सब्जेक्ट तक ही महदूद ना हो जाए। आपका सब्जेक्ट से हट के भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हिस्ट्री आपको होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स अगर मुश्किल है तो मैथ्स को छोड़ के आप इंग्लिश सीखना है, उर्दू सीखना है, हिंदी आनी चाहिए। साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सोशल आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी उससे रिलेटेड कहानियाँ हो सकती है। ये सारी चीज़ें, इस्लामियत तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फ्री टाइम में इसके ऊपर आप तवज्जो देंगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। आप खेलते ना हो लेकिन स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होनी चाहिए। क्रिकेट, सॉकर यानी फुटबॉल, हॉकी, स्पोर्ट्स आपके हिसाब से आप सेलेक्ट करिए, उसमें आप नॉलेज हासिल करने की कोशिश करिए जो आपके क्लासरूम में आपको काम आ सकती है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है विराट कोहली, या स्टूडेंट जो है रोहित शर्मा, जो आजकल के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इनके बड़े फैन है, या कोई स्टूडेंट धोनी का बड़ा फैन है, आपके स्टेट से कनेक्टेड हैं, कुछ जो टीचर्स हमारे झारखंड और बिहार से हैं, धोनी के बहुत फैंस हैं। अगर आपका कोई स्टूडेंट धोनी का फैन है, तो अगर आप धोनी के फैन हैं तो आप जाके धोनी के बारे में बात करना शुरू करिए। फिर उस बच्चे की जो जो बच्चा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पीछे ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट और उस बच्चे की इंटरेस्ट कॉमन है। जैसे दोस्तों में कॉमन इंटरेस्ट अगर होती है तो दोस्ती किस तरीके से बढ़ जाती है। अगर हम दोस्त जो है एक ही खाना पसंद करते हैं तो फिर बार बार हम जाएंगे, वही खाना खाएंगे, तो फिर दोस्ती बढ़ती जाती है। एक ही रंग अगर पसंद है, एक ही तरीके के कपड़े पसंद है, एक ही बाइक अगर हम चलाते हैं, तो सेम इंटरेस्ट अगर डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप बिकम स्ट्रॉन्गर। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
तो जब आप इंटरेस्ट से ये सारी चीजें सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तो देन योर रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। फिर एक वेल बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए। बैलेंस पर्सनालिटी यानी काम पर्सनालिटी, बैलेंस्ड। हर वक्त चिड़चिड़ते रहे, एक दिन खामोश हो गए, फिर अचानक चिड़चिड़ापन शुरू कर दिया, ये काफी सारी चीजें एक दिन बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपने पढ़ाया, दूसरे दिन चलिए बच्चों कहानी बोलती हूँ सुन लीजिए, चलिए इसके जवाब लिख के लाइए। फिर दूसरे दिन आ गए, चार्ट पेपर बना के ला लिए, कहानी का पूरा यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल गया, उस वीडियो की लिंक लेके आ गए, पूरे जोश में जो है क्लास ले रहे हैं। अच्छा, कल टीचर को क्या हुआ था, आज क्या हुआ, यानी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। जहनी तौर पे बैलेंस्ड होना जरूरी है। और ये कब होता है? जब आप सारी परेशानी स्कूल के गेट के बाहर छोड़ के जब आएंगे, तो देन इट विल वर्क। कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके पास परेशानी नहीं है, सब परेशान, कोई ना कोई परेशानी बिल्कुल होती है। इसमें कमी कम ज्यादा नहीं होता है। अल्लाह ताला अपने बर्डन को जो है, अपनी जो परेशानी को जो है जितना सह पाएंगे उतनी बर्डन तो अल्लाह ताला डालता ही है। तो परेशानी घर की घर में छोड़ के स्कूल आया, स्कूल से जब निकलेंगे तो स्कूल की परेशानी स्कूल में छोड़ के जाए। अगर दोनों को आप मिक्स करना शुरू करेंगे तो फिर ना घर पे चैन से रह पाएंगे, ना स्कूल पे चैन से काम कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना होगा, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को दोनों को अलग करना होगा। मैं तो यहां तक ये कहता हूँ टीचर्स को कि आप स्कूल के बाद जब घर जाएंगे तो स्कूल से रिलेटेड कोई भी अगर फोन आए पेरेंट्स का या स्कूल से, उसको अटेंड ही ना करें। और पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करते रहता हूँ हमेशा कि आप स्कूल के वक्त के बाद टीचर को कॉल नहीं करें। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि स्कूल के बाद टीचर्स को कॉल नहीं करें। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, अगर टीचर जब फ्री हैं तो उसका जवाब दे देंगे। क्योंकि हर टीचर के लिए एक पर्सनल लाइफ है, मैं आगे बताऊंगा पर्सनल लाइफ क्या है, एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए वहां पे। तो उस पर्सनल लाइफ में हम डिस्टर्ब करना सही बात नहीं। घर जाते हैं, घर के जाने के बाद एज ए टीचर, क्योंकि मैक्सिमम टीचर लेडीज हैं, तो उनकी डबल शिफ्ट शुरू, सेकेंड शिफ्ट शुरू होती है, यानी घर का काम शुरू हो जाता है। घर जाएंगे, बच्चों को, बच्चे हैं, अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड, बच्चे हैं, अगर नहीं तो माँ बाप हैं, भाई बहन है। एज ए लेडी जो है आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि माँ बाप के लिए खाना पकाएं, कपड़े धोएं, घर की साफ सफाई करें, फिर सारी चीजें जो है सही, जो घर से स्कूल से वापस जाने तक जो घर में चीजें उलट पलट होती हैं उसको सही करें। पूरा करते 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 जो है मैंने सुना है और देखा भी है कि रात के 10-11 बज जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर भागम दौड़ शुरू हो जाती है स्कूल को आने के लिए। तो कंप्लीटली 14 to 16 आवर्स जो है आप काम करते हैं। तो इसमें अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अचानक स्कूल का फोन आया, क्या है मैडम आपने जो बुक होमवर्क दिया है वो होमवर्क समझ में नहीं आ रहा। तो पेरेंट भड़क के बात करें तो अचानक जो है हमारा मिजाज भी भड़क जाता है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अचानक आपने सवाल किया, मुझे नहीं मालूम है, कल आप स्कूल आके बात कर लीजिए। तो वहां शुरू हो जाती है जंग। इसलिए पेरेंट को अवॉइड करना बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स से हम कह दें, सर्कुलर पे रूल बना दें कि आप स्कूल के बाद, एक तो ये होता है कि टीचर का नंबर पेरेंट्स को हम देते ही नहीं है। अगर किसी वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप आ गए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप है, टीचर्स का नंबर मिल जाता है, कॉल करते हैं तो वेरी पोलाइटली, बहुत ही मीठी आवाज में, मीठे अंदाज में कहते हैं सर मैं घर पे हूँ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, आप कल स्कूल आके बात करें। अब उसके बाद वो चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो पोलाइटली सर मैं फोन काट रही हूँ, आप कल आके बात कर लीजिए, खत्म हो गई बात।
आपके तरफ से बात दब गई। अगर वो पेरेंट्स समझदार हैं तो समझ के खामोश हो जाएंगे, दूसरे दिन स्कूल आके अगर गड़बड़ करना शुरू करेंगे या कुछ बात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रिंसिपल विल हैंडल इट। बट ये होना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी अगर आपको बना के रखना है, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो इंडिगो एयरलाइंस है, जैसे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, जो फ्लाइट्स हैं, हवाई जहाज हैं, इंडिगो भी एक कंपनी है जिसके काफ़ी सारे फ्लाइट्स पूरे दुनिया में हम सफ़र करते हैं उसमें। तो मैंने देखा है कि इंडिगो के जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट इन द सेंस जिसमें पायलट्स बैठते हैं और हवाई जहाज चलाते हैं। तो जो छोटा छोटा सा कमरा होता है एकदम सामने के हिस्से में फ्लाइट में, तो उसका एक छोटा दरवाज़ा होता है, जिस दरवाजे से दोनों पायलट्स अंदर जाते हैं। उसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ पायलट जाते हैं या एयर होस्टेस, जो हेड एयर होस्टेस होती हैं वो जाती हैं, या फिर टेक्निकल कोई चीज़ें जिम्मेदार लोग आते हैं, कुछ देखना है, रिपेयर करना है, तो वो लोग जाते हैं। बस उसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। कोई भी हो, पायलट के बगल में नहीं बैठ सकते हैं, पायलट के पीछे भी नहीं बैठ सकते, तो चाहे वो उस इंडिगो कंपनी का मालिक ही क्यों। तो उसके डोर पे ये लिखा होता है, मैंने देखा है, कि आप जब इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो आप अपनी सारी परेशानी पीछे छोड़ेंगे। इंग्लिश में लिखा होता है, मैंने उसका उर्दू आपको ट्रांसलेशन किया। जब मैंने देखा तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यही स्टेटमेंट क्लासरूम के हर डोर पे होना चाहिए। जब आप क्लास में जा रहे हैं, ये क्यों लिखा होता है एयर फ्लाइट के दरवाजे पे? इसलिए कि वो दोनों पायलट्स के ऊपर 300, 400, 500 जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने लोग सफर कर रहे हैं उस फ्लाइट में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दो पायलट्स के ऊपर होती है। थोड़ी गड़बड़, पूरे 300-400 लोग गायब हो सकते हैं दुनिया से। तो इसलिए ये कहा जाता है उनसे। एक और चीज मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में जो देखा है, मेरे वालिद रेलवे में काम करते थे और वो ड्राइवर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत पैसेंजर ट्रेन इंजन से शुरू की थी 60s के ज़माने में। इंजन के साथ तरक्की करते करते डीजल के बाद इलेक्ट्रिक इंजन्स पे आए। फिर उन्होंने जब रिटायर हुए तो उस वक्त राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेसेस चला के जो है रिटायर। मैंने अपने वालिद को देखा है, साल में जो है तकरीबन 1 महीना इनको काम से ब्रेक मिलता था। इन्हें काम पे ड्राइविंग के लिए नहीं जाते थे, लेकिन जाते कहाँ थे? 1 महीना ये सुबह 7 बजे जाते थे, शाम के 5 बजे वापस आते थे। और ये जाते कहाँ थे? इनके क्लासेस होते थे रेगुलरली 15-20 दिन हर साल में इनके क्लासेस होते थे। इनको बाकायदा क्लासरूम में बिठा के पढ़ाया जाता था। ड्राइविंग से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जब ऐड होती हैं तो उनको पढ़ाया जाता था। फिर उसका एग्ज़ाम भी होता था, फिर इनका मेडिकल टेस्ट होता था। आज भी फ्लाइट्स चलाते हैं, जो फ्लाइट्स हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, इनके मेडिकल टेस्ट होते हैं। और इस मेडिकल टेस्ट में साइकोलॉजिकली इनका टेस्ट किया जाता है, दिमागी टेस्ट भी किया जाता है कि दिमागी तौर पे कितने फिट हैं। ट्रेन चला रहे हैं, सामने कुछ अचानक आ गया तो कितनी हिम्मत के साथ ये उस सिचुएशन को संभालेंगे। फ्लाइट चला रहे हैं, फ्लाइट में गड़बड़ हो गई तो पायलट कितनी हिम्मत के साथ उस फ्लाइट, इसलिए देखिए जब फ्लाइट में कुछ गड़बड़ होती है तो फ्लाइट के जो पायलट्स होते हैं बहुत ही हिम्मत के साथ उस सिचुएशन का सामना करते हैं। मैं और आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मेंटली इतने फिट नहीं होते। लेकिन एज ए टीचर हमको भी उतना ही फिटनेस, हमारे मेंटली हम इतना ही फिट रहें, ये जरूरी है। इसीलिए वेल बैलेंस पर्सनालिटी पे मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो वालिद साहब बाकायदा जो है ये ट्रेनिंग देते थे, इनका टेस्ट होता था। अगर कभी ना
खुदा ना खास्ता कभी इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको जो है ड्राइविंग से हटा के दूसरी यानी ऑफिस वर्क में या कहीं और उनकी तबादला हो जाता था। ड्राइविंग आप आगे आप ड्राइविंग नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेन में इतने सारे लोग होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ड्राइवर पे होती है। इसलिए बैलेंस्ड पर्सनालिटी होना हमारे लिए जहनी तौर पे हम बैलेंस्ड रहे, प्रोफेशनली वेल ग्रूम्ड, पंक्चुअलिटी हमारी हमेशा ऊंचे दर्जे पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 बजे का क्लास 8 बजे बेल बजती है तो 8:05 को पहुंच गए, क्या फर्क पड़ता है मैडम, 5 मिनट तो लेट आइए, मेरी क्लास तो मेरी फर्स्ट पीरियड नहीं है, मेरी 8:40 को है, मैंने 5 मिनट अभी मुझे स्टाफ रूम में ही बैठना है तो मैं 5 मिनट लेट आ गई तो क्या फर्क पड़ता है। करेक्शंस करना है, आज नहीं किए कल कर लेंगे करेक्शंस, क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर मैंने करेक्शन नहीं किए। पेपर आप बच्चों का एग्जाम पेपर करेक्ट कर रहे हैं, घर में झगड़ा हो गया, अब राइट मारते जा रहे हैं, गलत को भी सही करते जा रहे हैं, मैंने देखा है नोटबुक पे भी सही को गलत को सही मारते जा रहे हैं। टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, नीटनेस नहीं है, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेसन प्लान सबमिट करने का टाइम है, लेसन प्लान सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सबमिट करने का टाइम है, क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं कर रहे हैं। अब मेरा एग्जाम तो 10 दिन बाद है मैडम, आप आज ही का डेडलाइन क्यों दे दिए, मैं कल दे दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। टाइम इज टाइम, टाइम इज टाइम। वक्त अगर एक लीडर ने अगर वक्त बता दिया है तो उस वक्त पे आपको पहुंचना जरूरी है और वो काम उस वक्त से पहले खत्म हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपने कहा है बच्चों को कि कल सुबह 10 बजे आपका होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो आपको कितना गुस्सा आता है। नहीं होता है तो आपको कितना गुस्सा आता है। अगर मैंने ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया होता कि आपका असाइनमेंट इस डेडलाइन से पहले आ जाना चाहिए तो फिर कैसे लगता। मैं हमेशा जो है स्टूडेंट्स से जब बात मेरी होती है स्टूडेंट्स से कनेक्टेड तो मैं स्टूडेंट्स की तरफदारी करता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स की तरफदारी करता हूँ। मेरे लिए स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के सब चीजें मेरे लिए मैं नजरअंदाज करके चले जाता हूँ। तो प्रोफेशनली वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, टॉलरेंट एंड फेयर विदाउट पार्शियलिटी। पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं, मतलब एक बच्चा पसंद आ गया, उसने आपको मान लीजिए कि घर में बिरयानी बनी थी, बच्चा बिरयानी लेके आ गया, हर 2 दिन के बाद बिरयानी आ रही है तो बच्चे को फुल मार्क्स, बच्चा कुछ गलती करता है तो भी नजरअंदाज। एक और बच्चे के पेरेंट ने आके कंप्लेन कर दिया कि मैडम मैथ्स टीचर ने करेक्शन ही नहीं किया, 1 महीने से मैं देख रहा हूँ उनका नोट्स करेक्शन ही नहीं हुआ है, या फिर टेस्ट पेपर में जो हुआ है या फिर बच्चे को मारा है। जब प्रिंसिपल आपको मुझे बुला के बोलते हैं कि सर आपने बच्चे का बुक करेक्शन नहीं किया, मैं कर देता हूँ मैडम, बोल के बाहर निकलता हूँ क्लास में जाने के बाद। अब उस स्टूडेंट को जब देखूंगा तो मुझे वो वालिद याद आता है, अच्छा इन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेन किया था, तो मैं बताता हूँ अब। तो वहां से शुरू होती है ईगो क्लैशेस, वहां से शुरू होता है ईगो क्लैश। बच्चों के साथ मत करिए। आपको एक बात मैं बताता चलूं कि ईगो जो है बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा होता है। उनसे अगर आप भिड़ गए तो फिर आपको जो है चांद घुमा के लाएंगे, ऐसे घुमाते भी हैं आप, हमको समझ में नहीं आती है बात। आपने कभी सोचा है कि बच्चे जब होमवर्क नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्लास में बैठ के शरारत करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भाई आपने ये भी सुना होगा, भाई मैडम आपके क्लास में बच्चे शरारत ही नहीं करते हैं, आप जब पढ़ा रहे हैं तो पूरी क्लास खामोश होती है, मैं जब पढ़ाता हूं तो पूरी क्लास में गड़बड़ होती है, वही बच्चे हैं वही क्लास है। इसकी वजह आप जानते हैं क्या है? ये ईगो क्लैश है। आपने उन बच्चों को डांटा था, अब वो बच्चे आपको डांट नहीं सकते,
आपसे बदला नहीं ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो करेंगे क्या? चलिए अब ये करता हूं कि मैं इस टीचर को पढ़ाने नहीं दूंगा। कैसे क्या करूंगा? शरारत करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा। हाँ, आप डांटेंगे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके 40 मिनट मैंने बर्बाद कर दिया। मैं वापस बाहर क्लास से बाहर जाके एज ए स्टूडेंट आप मुझे डांट रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया, बाहर जाके बोला देखा आज मैंने उस टीचर को पढ़ाने ही नहीं दिया, होमवर्क करके नहीं आते जानबूझ के, तो आपको गुस्सा आएगा। उस गुस्से में आप पढ़ा नहीं पाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप वहां से निकल के जो है चले जाएंगे। बच्चे ने अपना पूरा काम कर लिया, तो ये ईगो क्लैश है। ईगो के साथ मत भिड़िए, बच्चों के ईगो के साथ। तो पार्शियलिटी, सब्र होना चाहिए वहां पे। इसीलिए मैंने कहा टॉलरेंट, बर्दाश्त करने की सलाहियत को आपके अंदर इतना होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप टॉलरेंस लेवल बढ़ाइए, ताकि जब आप टॉलरेंस लेवल बढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर भी टॉलरेंस लेवल आ जाएगी। आज जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, हमारे लिए टॉलरेंस लेवल टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है। हम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। आप जरा सोचिए कि आज हमारे लिए इतनी फ्रीडम है कि हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, अजान दे सकते हैं, इस्लाम की दावत की बात कर सकते हैं, हम अपनी बात बहुत ही खुले अंदाज में बिना डरे हुए हम कहीं भी खड़े होकर बात बोल सकते हैं। ये सारी आज़ादी हमारे लिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप उस दौर को याद करिए जब अजान छुप छुप के दिया जाता था, नमाजें छुप छुप के पढ़ा करते थे, दावत का काम छुप छुप के करते थे, पकड़े जाते तो उनको रेगिस्तान की तपती रेत पे लिटा के खींचा जाता था। कितना बर्दाश्त किया हमको। अगर कोई बोल देता है कुछ भी, अगर हमारे खिलाफ कोई बात बोल देता है तो हम उसके साथ भिड़ जाते हैं। विच इज नॉट राइट। उसके लिए एक सिस्टम होता है, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से हम उसका जवाब देंगे। यही हो रहा है आजकल। हमारी टॉलरेंस लेवल इतनी कम हो चुकी है कि हम छोटी छोटी बातों पे जो है हम सोशल मीडिया भी एक चीज आ गई है जिसपे हम अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं जानते कि उसको पढ़ने के बाद हजारों लोग भड़क जाएंगे और फिर दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। छोटी सी बात, टॉलरेंस हम बच्चों के अंदर पैदा नहीं करेंगे तो ये बच्चे आगे चल के इस सोसाइटी में रहने के लिए बहुत ही उनके लिए परेशानी हो सकती है। टॉलरेंस लेवल हमको बच्चों के अंदर बढ़ाना चाहिए, खुद हमारे अंदर भी इतनी बढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जुल्म सहें, लेकिन साथ में ये भी है कि हर छोटी चीज पे तलवार लेके नहीं जा सकते, हम तलवार लेके नहीं भाग सकते। टॉलरेंस लेवल बढ़ाइए, पार्शियलिटी कम करिए। पेशेंट, हमदर्दी और सब्र। सिंपल, मैंने अभी जितनी बातें कही, सब्र बहुत ज्यादा होना चाहिए क्लास के अंदर। बच्चे बहुत परेशान करेंगे आपको। सब्र, जितना आप सब्र करेंगे उतना बेहतर रिलेशनशिप होगा आपके स्टूडेंट्स के साथ। आपको एक बात, मजे की बात यहां मैं बताऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स मुझे हिटलर के नाम से जानते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं 90s में या 2000 के शुरू में जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास में रहे हैं, मैं 10th 11th और 12th को पढ़ाता था। फिर मैंने पढ़ाने के बाद फिर वाइस प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल की पोस्ट पे मैंने काम किया, स्कूल का जिम्मेदार बन के काम किया। तो आप सोचिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मेरे अंदर जो पेशेंस, जो सब्र चीज है, अगर मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, स्कूल में नहीं हूँ, तो मेरा सब्र 0% है। सब्र नहीं कर सकता, एक मिनट भी सब्र नहीं कर सकता। कोई भी चीज अगर मुझे होनी है तो हो जानी चाहिए।
फिर मैंने एनालाइज किया तो मैं इतने साल पढ़ा कैसे रहा हूँ। तो फिर मुझे ये पता चला कि क्लासरूम के अंदर मेरी जो सब्र की जो पेशेंस जो है वो एकदम 100% है। अब ये कैसे पता चला? बच्चे इतना सताते हैं, इतना परेशान करते हैं। टीचर्स मुझे मेरे स्कूल में टीचर्स ये बोलते हैं कि सर बच्चे जब परेशान करते हैं आपके कमरे में आते हैं तो आप उनको डांटते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, उल्टा चॉकलेट दे के भेजा देते हैं। बच्चों को खुद मालूम है। टीचर्स कहते हैं कि अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो हम अमृतसर के पास लेके जाएंगे, लेके चलिए ना मैम अमृतसर, तो चॉकलेट देके वापस भेज देंगे। अब ये सब्र क्लास में होनी चाहिए। मैंने पूरी करियर में तकरीबन 25 इयर्स ऑफ टीचिंग में 25 साल से ज़्यादा मैंने टीचिंग की है। इस 25 साल में मुझे याद है और मुझे उन स्टूडेंट्स के भी नाम याद हैं जिनको मैंने मारा है। कितने हो सकते हैं? 3 से 5 स्टूडेंट्स, और वो उनमें से एक आज टीचर है। एक लड़की जो है वो टीचर है, और एक स्टूडेंट जो उसको मैंने मारा था उसी ने मेरा वेबसाइट बनाया। आज मेरे नाम का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट और मेरी कंपनी का जो वेबसाइट है उसको मेरे स्टूडेंट ने बनाया, जिस स्टूडेंट ने मुझसे थप्पड़ खाई थी। ये तो सिर्फ 3 या 5, बाकी के जितने ओवरऑल अगर मैं हिसाब डाल के कहूँ कि ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल के मेरे पास तालीम हासिल की है। पेशेंस, सब्र, और ये हम बिल्कुल जब सब्र करेंगे तो वही फल पाएंगे। एक किरदार इंसान का अल्लाह ताला कुरान में ये भी बताता है कि आप जितना सब्र करेंगे उतने सक्सेसफुल रहेंगे आप। तो सब्र इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रीडर वन हु लव्स बुक्स, पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ये असाइनमेंट नहीं है। आपने लॉकडाउन जब हुआ था मार्च के महीने में 2020, मार्च 20-22 को कभी लॉकडाउन शुरू हुआ था, आज जून के 20-22 तारीख है। पूरे 15 महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ी? जरा मुझे बताइए। ये मत कहिए कि कुरान मैंने 3 बार पढ़ लिया। अच्छी बात है, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़े हैं, समझने की कोशिश किए हैं, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? क्या आपने सहाबा की सीरत पढ़ी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया की सीरत आपने पढ़ी है? या किसी बड़े पर्सनालिटी की बायोग्राफी आपने पढ़ी है? एपीजे की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, मौलाना आज़ाद की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की, या किसी शायर की जिंदगी, अल्लामा इकबाल की किताबें आपने पढ़ी, या इस्लाम के कनेक्टेड काफ़ी सारी जो किताबें हैं इसको आपने पढ़ा है? तो फिर मुझे ज़रा बताइए कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं और उसमें से कौन सी अच्छी किताब है। अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं उसको पढ़ लूँगा। मैं आपको बताता चलूँ, एक स्कूल है जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है एज ए कंसल्टेंट। उस स्कूल में महीने में बच्चे 25 से 30 किताबें पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी होती है सुपर रीडर के नाम से। इसमें बच्चे 25 से 30 किताबें, बहुत छोटी होती हैं बच्चों की लेवल की, 15, 20, 25 सफ़ की होती हैं। ये 25 किताबें बच्चे पढ़ते हैं। बड़े बच्चे हैं जो 100-150 सफ़ की जो किताबें हैं, ये 5 से 6 किताबें पढ़ लेते हैं बच्चे। मान लीजिए अगर आप इतने बिजी हैं और आप फिर भी, आपको अगर मैं पढ़ने का अगर आइडिया दूं, तो अगर आप दिन में 10 सफ़ अगर पढ़ेंगे, 10 पेजेस अगर आप पढ़ेंगे, तो महीने में एक किताब तो आपकी पूरी हो जाएगी। और इन 15 महीने में आपको, 15 महीनों में आपको 15 किताबें तो पढ़ना चाहिए। शुरू में मैंने कहा था कि नॉलेज शुड बी परफेक्ट, आपका थरो नॉलेज होना चाहिए। और ये आएगा कहाँ से? ये आएगा किताबों से ही। या फिर आप सफ़र करेंगे, जाएंगे, देखेंगे जगहों को, तो फिर आप सीखेंगे। या फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे तो फिर आपको नॉलेज आएगी। अब हम सफ़र नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, कि चीज़ें जगह नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जगह आपके पास आएगी। आपको अगर पूरे साउथ इंडिया के बारे में मालूम करना है, अगर आपको हैदराबाद के बारे में मालूम करना है, तो हैदराबाद जाएंगे, या फिर हैदराबाद से कनेक्टेड कोई किताब ला के पढ़ लें।
तो देन, और आजकल एक तरीका और भी है, आपके यूट्यूब पे आपको हैदराबादी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो ओवरऑल दिस शुड बी द एटीट्यूड कि आप किताबें पढ़ें। तो आज से ये मॉड्यूल सुनने के बाद आप ये तय करें कि आज से मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी कि महीने में एक किताब तो पढ़ूंगी। आप जितना रीडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ाएंगे, आपकी जिंदगी में उतनी ही क्या कहूं मैं कि लाइफ एक अलग मोड़ ले लेगी। आपके मोटिवेशन लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन की जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ जाएगी, आपका विजडम बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल बुक्स, एवर लविंग नेचर, आगे के बहुत सिंपल है। इन चीजों को आप बीच में मैं रुक के फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो लविंग नेचर, हमेशा मोहब्बताना अंदाज में पेश आए। तो ओवरऑल यही बात है कि सख्ती, सब्र, ऑटोमेटिकली हमदर्दी आ जाएगी, साथ साथ मोहब्बत से पेश आना। इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की बात ज़रूरी नहीं है। गुड ओरेटर, यानी आप तकरीर जब करेंगे, यानी पढ़ाएंगे, तो आपके अल्फाज, आपकी लैंग्वेज, आपका हर वो वर्ड जो आपके मुंह से निकलेगा वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए। कीन ऑब्जर्वर, यानी आपका ऑब्जर्वेशन जो स्किल है उसको बहुत ही बारीकी के साथ आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। बच्चे कॉरिडोर में जा रहे हैं तो आप खड़े होके देखिए। बेसिकली 8:30 या 8 बजे से लेके 1:30 बजे या 2 बजे तक आपका स्कूल का वक्त जो होता है, इस स्कूल के वक्त में आपका पूरे का पूरा कंसंट्रेशन बच्चों पे ही होना चाहिए, उससे हटके नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी बीच में वक्त मिल जाता है खाने के दरमियान में या ब्रेक के टाइम में, आप अब तो बाकी जो टीचर्स हैं उनके साथ आप स्टाफ रूम में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी की पूरी वक्त जो है आपका कंसंट्रेशन आपके स्टूडेंट्स पे ही होना चाहिए। एक सेकेंड पे लिए भी आप स्टूडेंट्स से नज़र नहीं हटा सकते और हटाना भी नहीं चाहिए। खासकर जो फाउंडेशन लेवल में जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही सख्ती के साथ ये बात मैं बताता हूँ कि एक सेकेंड में जो है ये बच्चे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पहुंच जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। कुछ हो जाता है तो फिर तो जंग छिड़ जाएगी। इसलिए ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड में कुछ भी कर बैठते हैं बच्चे, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अच्छा करते हैं तो आप मिस कर जाएंगे, असेस नहीं कर पाएंगे बच्चों को, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका नहीं होगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन हैज टू बी द बेस्ट। सपोर्टर होना चाहिए, बच्चों को हर वक्त आप सपोर्ट करें। ये नहीं कि मैडम ये बच्चा तो जो है बिल्कुल ही बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, इसको आप अगर उनके वालिद को बोल देंगे भाई दूसरे स्कूल में डाल दें। अगर कोई पेरेंट आके बोले कि कोई दूसरे टीचर आपको बोलें कि ये बच्चा बहुत शरारत है, ये पढ़ता नहीं है, आप कभी ये नहीं बोल सकते। अगर ये बात सही भी है फिर भी आप उस बच्चे की तरफदारी ही करेंगे, ना कि उस टीचर की तरफदारी। हाँ, एक्सट्रीम लेवल का अगर कोई शरारती हुई है तो उस वक्त मैं तो यही कहूंगा कि आप बच्चों को सपोर्ट करें। अब बच्चे करते क्या हैं स्कूल में, झूठ बोलते हैं, कोई टीचर को सताते हैं या किसी बच्चे के साथ झगड़ा कर लेते हैं। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये किसने नहीं किए, आप और मैं सब किए हैं। अब इसके लिए आप बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, बच्चे ने चोरी की है, कुछ ऐसा काम किया है जो क्रिमिनली वो सही नहीं है, तो देन यू डोंट सपोर्ट द चाइल्ड। मैं भी नहीं कहूंगा कि आप उसको सपोर्ट करिए। लाइन क्रॉस किया है बच्चे ने तो आप सपोर्ट मत करिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप बच्चे ने झूठ बोला तो समझाइए, काउंसलिंग करिए, बट मेक श्योर दैट यू सपोर्ट योर चिल्ड्रन। आपके 30 बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कभी आपने देखा है जब मुर्गी अंडे देती है, फिर बच्चे जब छोटे छोटे जो है मुर्गी के जो
छोटे बच्चे होते हैं तो मुर्गी किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हुए लेके जाती है। आप करीब जाइए, आपके पीछे लग जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन जो होती है, कोई भी यहाँ तक कि अगर आप चिड़िया भी देखेंगे घोंसले में किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, शेर अपने बच्चों की किस तरीके, माँ अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। आप में से कई टीचर्स हैं जो माँ हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मालूम है कि आपने बच्चा शरारत किया था, गली में बॉल लेके किसी को मार के आ गया, आपको मालूम है बच्चे ने किया, लेकिन फिर भी आप बोल देंगे मेरा बच्चे ने नहीं किया होगा, गलती से लग गया होगा आपको, यही कहते हैं ना हम। तो फिर क्लास के अंदर क्यों नहीं है। साथ में मैं एक बात जो बोलना भूल गया था, जब मारने की बात मैं कर रहा था कि मैंने बहुत ही कम बच्चों को मारा, तो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से ये क्लियर कट स्टेटमेंट्स हैं, बाई लॉज हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चों को जब मारते हैं तो एज ए पेरेंट आपको पूरा हक है कि मेरे ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, मैंने अगर आपके बच्चे को मारा। तो आपके बच्चे को अगर कोई मारते हैं घर के पास या मोहल्ले में तो आपको कितना गुस्सा आता है। यहाँ तक कि कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि आपके बच्चे को आपके भाई या बहन या कोई रिश्तेदार भी अगर मारते हैं या नाना या दादा भी मारते हैं तो वालिद या वालिदैन को जो है बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को आप नहीं मार सकते, किया होगा उसने शरारत, तो फिर ये हक आपको किसने दिया और मुझे किसने दिया, ये हक मुझे किसने दिया कि मैं दूसरों के बच्चों को मारूं। मारने से मसला हल नहीं होता है, मारने से मसला और बढ़ जाता है। सो स्ट्रिक्टली नो। अगर आप छड़ी लेके क्लास में जा रहे हैं तो उस छड़ी को इमीडिएटली फेंक दीजिए। कल जब क्लास जाएंगे आप उस छड़ी को स्कूल के बाहर फेंक के जाइए। तो ये बात मैं मिस कर गया था, इसलिए मुझे बीच में बतानी पड़ी। लिसनर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुनना होगा, हर उस बात को बच्चा जब बता रहा है कोई चीज तो पूरी बात बच्चे को सुने बगैर आप कोई डिसीजन या कोई जवाब मत दीजिए। हम सुनते कम हैं, बोलते बहुत हैं। अब देखिए मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, बोलने का बहुत शौक है सबको, सुनने का शौक बिल्कुल नहीं। सुनिए तो उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। लीडरशिप यानी लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप एज ए लीडर क्लास में, स्कूल में एज ए लीडर आप एक रोल मॉडल बनना है। ये नहीं कह सकते कि भाई चलिए क्लास की सफाई करनी है, आप सफाई करो और हम बैठे रहेंगे, नहीं, आपको भी साथ में मिल के बच्चों के साथ आपकी क्लास की पूरी डेकोरेशन करनी पड़ेगी, बच्चों के साथ मिलके खाना खाना पड़ेगा, बच्चों के साथ मिलके खेलना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना है। सब चीजें आप साथ में कंधे से कंधा मिला के जब काम करेंगे तो देन यू आर एक्चुअली अ लीडर। साथ में ये भी डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए कि आप हमेशा सच बोलें, पंक्चुअलिटी, टाइम पे आए स्कूल को, टाइम से जाएं, करेक्शंस टाइम पे करें। अगर आपने बच्चे को कुछ वादा किया है तो वादा आप अगले दिन निभाएं। हमारे पॉलिटिशियंस के जैसे नहीं होने चाहिए टीचर्स। कल आपने कहा था बच्चे को कि भाई आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, कल मैं आपको चॉकलेट ला के दूंगी, तो कल चॉकलेट आ जाना चाहिए। मैं भूल गई, मैं कल लाऊंगी, मैं परसों लाऊंगी, फिर भूल गई, तो बच्चा बोलेगा ये तो टीचर तो सिर्फ बोलते रहते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो चॉकलेट देंगे, अब बेकार है, मैं जवाब देने से खामोश रहना अच्छा है। तो ये वादे वादा करने के बाद वादा निभाना भी बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल्सो अ लीडर्स क्वालिटी। तो इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। एक साथ साथ हमको भी बच्चों के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। उनके पसंदीदा फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर क्या है, कहाँ पे गए थे वेकेशंस में, छुट्टियों में कहाँ गए थे, करते क्या हैं, आपका शौक क्या है, आप क्या बनना पसंद करेंगे, सारी चीजें आप
को मालूम होना चाहिए, और आपके बारे में आपके बच्चों को कितना मालूम है, आपकी स्टडी कहाँ, स्कूल आपने कहाँ पढ़ा था, कॉलेज आपने कहाँ से किया था, स्कूल में आपके साथ वो कौन से वाक़ये हैं, जो इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। आपने शरारत की थी क्लासरूम में, वो शेयर करिए। आपके फेवरेट टीचर के बारे में आप शेयर करिए। आपके बच्चों को आपके बारे में कितना मालूम है, और आपके बच्चों के बारे में आपको कितना मालूम है। मालूम नहीं है तो मालूम करिए। एक रूल मैं हमेशा अपने स्कूल में बनाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि टीचर्स को पहले वीक में स्कूल जब शुरू होता है, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि नए बच्चे हैं, जब क्लास बदलती है तो टीचर बदल जाते हैं, तो इन 30 बच्चों के बारे में मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, हासिल करके नोट्स बना के रखिए। फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, फेवरेट कार्टून कौन सा है, फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम कौन सा है, फेवरेट फेवरेट जगह कौन सा है, पसंदीदा जानवर कौन सा है, या फिर घर में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, आप घर पे करते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन योर स्टूडेंट्स। ऑफ टीचर, रोल ऑफ ए मेंटर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी पूरा एक मॉड्यूल हुआ है। इस स्लाइड को आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ें मैं आपको, बल्कि इसके बाद वाले जो 2 स्लाइड्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। प्लेज ए वेरी रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि पर्सनल रोल आपकी जिम्मेदारी है, एक और भी है कि आप एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं अपनी फैमिली में। आपकी जिम्मेदारी वहां पे भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि घर जाने के बाद स्कूल को भूल जाइए। स्कूल में आने के बाद कंप्लीटली कट ऑफ होना चाहिए घर से। हाँ, घर में कुछ अगर इमरजेंसी है तो बिल्कुल आप इमीडिएटली घर आपको जाना ही है और फोन अटेंड करना ही है। टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फैमिली। कम्युनिटी में भी आप एक इंडिविजुअल, आप एक पर्सनली एक इंडिविजुअल हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं, तो आपको देख के भी लोग, भाई ये टीचर है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, पंक्चुअलिटी पे किसी को वादा करते हैं तो वो वादा निभाते हैं, स्कूल को जाते हैं, जब जा रहे हैं तो स्कूल को लोग देखते हैं कि कितना ओबीडियंटली, कितनी मतलब एक खामोशी के साथ चले जा रहे हैं। कुछ अगर गलत होता है तो बताते हैं कि ये गलत है। ये फिर लोग आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि भाई ये टीचर है, ये टीचर है। टीचर का मुकाम एक अलग होता है, उसको उस मुकाम पे हमको अपने आप को बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इस शहर के और इस मुल्क के एक सिटीजन भी हैं, वहां पे भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे शहर के लिए हानिकारक हो सकती है, या फिर मुल्क के लिए हम कुछ मुल्क के खिलाफ ऐसा कुछ काम करें जो खुद हमको और हमारे जितने भी लोग हैं आसपास उनको सर झुकाने की नौबत ना आ जाए। हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम मुल्क के साथ जुड़े रहें। पॉलिसीज अलग हो सकती है, उसके खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जो है शिद्दत के साथ हम अपने शहर, अपने इलाके को और अपने मुल्क को हम पूरी ईमानदारी के साथ एज ए इंडिविजुअल हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमको निभानी है। डिग्निफाइड होनी चाहिए, हम एक डिग्निफाइड रोल एज ए टीचर, हमारी एक इज्जत है, उस इज्जत को बरकरार रखना हमारा सबसे बड़ा। एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं कभी कभी देखता हूँ जेंट्स टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल के लिए आते हैं तो बाइक पे 2 लोग बैठ के आ सकते हैं, तीसरा नहीं बैठना चाहिए, ये रूल कानून के खिलाफ है। लेकिन 3 टीचर्स बैठ के आ जाते हैं। मैंने इसको नोटिस किया तो मैंने
अपने ऑफिस में बुला के मैंने बताया कि भाई आप ट्रिपल राइटिंग कर रहे थे, ये गलत है। सर रास्ता छोटा ही था और पुलिस वाला नहीं था, इसलिए हम आ गए। भाई पुलिस वाला देखेगा इसलिए आप ट्रिपल राइटिंग नहीं करेंगे, पुलिस वाला नहीं देखेगा तो फिर आप ट्रिपल राइटिंग करेंगे। मैंने अल्लाह ताला आपको देख रहा है इसलिए आप गलत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला नहीं देख रहा है फिर आप गलती करेंगे, ये तो होने ही नहीं। अल्लाह ताला तो हर जगह है और हर चीज अल्लाह को मालूम है। तो फिर ये देख रहा है इसीलिए आप ट्रिपल राइटिंग नहीं करेंगे, नहीं देख रहा है ट्रिपल राइटिंग का आएंगे। अब पुलिस को क्या जाएगा, उसका क्या जाएगा। ट्रिपल राइटिंग में अगर कुछ हो जाता है तो नुकसान आप तीनों टीचर्स के घर वालों को भुगतना पड़ेगा और साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे भाई टीचर ट्रिपल राइटिंग जा रहे हैं तो मैं भी ट्रिपल राइटिंग में जाऊंगा। ये बहुत ही गलत बात है। रूल्स फॉलो होना चाहिए, डिग्निफाइड एक इज्जत अपनी होती है एज ए टीचर, उसको हम बरकरार रखें अपने बच्चों के सामने और सोसाइटी के सामने। मैं यहाँ तक के कहता हूँ कि कुछ टीचर्स जो हैं साफ सफाई के साथ नहीं आते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग हमको देख रहे हैं। ये टीचर तो हमेशा गुस्सा और झगड़ा करते रहता है, ये मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, मैं इसके पास अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। ये ट्रिपल रेटिंग करता है, ये कानून का खिलाफ काम करता है। मैं बच्चों को भिजाऊंगा तो मेरे बच्चे भी वही सीखेंगे। ये गुटखा खाता है, मैं जब बच्चों को भेजूंगा मेरा बच्चा भी गुटखा खाना शुरू करेगा। ये सारी चीजें बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। यहां तक के एक और चीज मैं बताता हूं कि एज ए टीचर अगर आपको कोई टीचर पसंद नहीं है, मैंने सुना है आपकी अभी कौन सी क्लास थी, वो एक्स टीचर की थी मैडम, वो अभी आके मैथ्स पढ़ा गई। वो टीचर को क्या आता है पता नहीं, स्कूल वालों को क्या लगी है कि ये टीचर को ले लिया इन्होंने। हम दूसरे टीचरों की बुराई करना शुरू करते हैं क्लास में, फिर ऑटोमेटिकली बच्चे भी उस टीचर की बुराई करना शुरू करेंगे। इसलिए डिग्निफाइड रोल इंडिविजुअली आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक डिग्निफाइड रोल अदा करें और एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी देखे तो लगेगा ये टीचर है, ये होना चाहिए। ये भी नहीं कहूंगा कि छुप छुप के करें, वो भी गलत है, नहीं करना है। इट इज नो, नो यानी नो। टीचर एज एन एडमिन, आखिरी स्लाइड है। बहुत वक्त लिया मैंने लेकिन बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। द रोल ऑफ फैकल्टी वेरी अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला एक सवाल मैंने किया था आपसे कि आपने कितने किताबें पिछले 15 महीने में पढ़े हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ये असाइनमेंट के तौर पे नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी। दूसरा ये असाइनमेंट आपके लिए ये है इसमें कि कुछ नहीं है, आपके स्कूल का मिशन और विजन क्या है, स्टेटमेंट होता है, मिशन विजन का स्टेटमेंट होता है। उस मिशन और विजन का स्टेटमेंट क्या है, आप मुझे अपने स्कूल का मिशन और विजन स्टेटमेंट मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उस मैनेजमेंट का मकसद स्कूल को एस्टैब्लिश करने में क्या मकसद है, क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट क्या है, स्कूल के जरिए से क्या हासिल करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर किस तरीके से तब्दीली लाना चाहता है, ये चीजें आपको जो है कंप्लीटली मालूम होनी चाहिए। अगर आपको आपके मिशन स्टेटमेंट के बारे में नहीं मालूम है तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी जो साल में जब शुरू में आपको एक डायरी दी जाती है या नोटबुक आपका होता है जिसमें आप सारी चीजें लिखते जाते हैं, उस डायरी के या उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आपके स्कूल के मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर आप किसी के साथ सफर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस आप बैठ गए उनके साथ चले जाएंगे आप नहीं, आप पहले ये मालूम करेंगे कि भाई ये बस जाती कहाँ है, अच्छा जहां मुझे जाना है वहां जाती है तो फिर चलो चलते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि कोई भी बस आ गई उस पर बैठ के चले गए आप,
आपको मंजिल का ही पता नहीं है, आप बैठ के चले गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो सिमिलरली आपका जो स्कूल है, उस स्कूल का मिशन, विशन, विजन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये चीजें आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में मैं आपको एक और चीज जो बताना चाहूंगा, आप इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है मरकजी तालीम बोर्ड की जानिब से आप तक पहुंचा है, जो जमात इस्लामी हिंद का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब मरकजी तालीमी बोर्ड का मिशन स्टेटमेंट क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मरकजी तालीमी बोर्ड के मिशन स्टेटमेंट वेबसाइट पे जाके उस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के आप अपनी किताब में नोट कर लीजिए। मरकजी तालीमी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्क्स इन पार्टनरशिप with educators, schools, universities, associate organizations to foster the development, growth, and quality of education primarily by establishing network, providing resources, disseminating knowledge, nurturing leadership, and carrying out critical and foundational research on various aspects of education system, ecosystem. ये है मिशन स्टेटमेंट मरकजी तालीमी बोर्ड का, जो वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मरकजी तालीमी बोर्ड ये चाहती है कि वो इदारों के साथ पार्टनर में जुड़ जाए, मतलब स्कूल्स हैं, एजुकेशन हैं, यूनिवर्सिटीज, क्यों जुड़े, जुड़ के उसकी तरक्की में सपोर्ट करें। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, लीडर्स पैदा करेंगे, ये सारा एक मिशन स्टेटमेंट बना हुआ है। उसके साथ उसी के नीचे आपको विजन स्टेटमेंट भी मिलेगा। तो हर स्कूल का, हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन स्टेटमेंट होता है। ये जिम्मेदारी एज ए टीचर आप कहेंगे कि मैं यही कह रहा था, टीचिंग के अलावा जो जिम्मेदारी आपकी है वो यही जिम्मेदारी है कि आप को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी स्कूल के साथ जुड़ना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज यह है कि आप स्कूल का मिशन और विजन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स आपके नोटबुक के पहले पन्ने में होना चाहिए। फिर सब मिलके उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ और चाहती है, तो आखिर में दोनों दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। आप कहीं और पहुंच गए, वो कहीं और पहुंच गए, मिशन पूरा नहीं होगा। मेंबर ऑफ वन और मोर कमिटीज होते हैं स्कूल में। एग्जाम्पल हाउस कीपिंग कमेटी होती है, जो पाक सफाई के बारे में देखते हैं स्कूल का। होते हैं स्कूल्स के टीचर्स को जो है 20-25 टीचर्स हैं, तो 2 टीचर्स 3 टीचर्स को हाउस कीपिंग में डाला जाता है, 2 टीचर्स को डिसिप्लिन की जिम्मेदारी दी जाती है, लंच की ड्यूटी दी जाती है, फंक्शंस होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो उस टाइम पे आप बगैर इन चीजों को ठुकराए आगे आके इस जिम्मेदारी को लेना जरूरी है, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ करना जरूरी है। अब अक्सर टीचर्स ये सवाल करते हैं कि सर हम तो पढ़ाने आते हैं, आप ये काम हमसे क्या करा रहे हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ, पिछले साल एक टीचर हमने अपॉइंट की थी एक स्कूल में। टीचर बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, बहुत पैशनेट से थी। जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे लगा कि ये टीचर वाकई में हमारे लिए एक अच्छी टीचर साबित हो सकती है। अपॉइंटमेंट हो गया। फिर जब मैंने कमेटी बना रहा था, कमेटी जब बनाने की बात आई तो उस टीचर को हमने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में डाला। काम ये था, हाउसकीपिंग टीचर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि हर जगह स्कूल में हर उस जगह को मॉनिटर करें, जो आयाज या जो सपोर्ट स्टाफ जो साफ सफाई करते हैं। अगर कहीं पे गंदगी दिखी तो आया को बुला के बोले, सपोर्ट स्टाफ को बुला के बोले। हम जो सपोर्ट स्टाफ का है उनको आयाज बुलाते हैं साउथ इंडिया में। नॉर्थ में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कुछ स्कूल में आंटी बुलाए जाते हैं, कुछ को खाला बुलाते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई बात नहीं। बट इनको देखें और इनको बोलें कि भाई ये साफ नहीं हुआ, इसको साफ करो। वॉशरूम्स हैं, साफ वॉशरूम हर आधे घंटे में साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक चार्ट लगा होता है, उस चार्ट के ऊपर उनको लिखना होता है कि कब वॉशरूम साफ हुआ था, साइन करना होता है, उसको मैं क्रॉस चेक करते रहता। तो ये टीचर को जब कमेटी में डाला गया, वो टीचर मेरे कमरे में आके बोली कि सर हम पढ़ाने आते हैं, हम ये काम करने नहीं आते।
इसके लिए तो आप किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। ये साफ सफाई मेरा काम नहीं है। मैंने साफ सफाई करने के लिए नहीं कहा था, मैं सिर्फ देखने के लिए कहा था। अब उस टीचर को बुला लगा और वो टीचर ने कहा कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, अगर ये करना है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा थैंक यू सर मैडम, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स से कनेक्टेड कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मेरा, चले गई। कमिटी में जब जाएंगे तो आप काम सीखेंगे। क्या पता कल आप अगर प्रिंसिपल बन जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। क्या जिंदगी भर आप 25 साल 30 साल टीचर ही बन के रहेंगे, या जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल बनना पसंद नहीं करेंगे? आप ये मत कहिए कि प्रिंसिपल कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल आगे जाएंगे, प्रिंसिपल तरक्की होकर आगे चले जाएंगे, कमिटी मैनेजमेंट में चले जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। काउंसलर ऑफ स्टूडेंट्स, काउंसलिंग, बच्चों को काउंसलिंग किस तरीके से किया जाता है, वो हमने काउंसलिंग का सेशन भी किया था। किस तरीके से अगर आपको सीखना है तो काउंसलिंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन में होते हैं। उन चीजों को आप सीखिए। तो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हासिल करिए, रिसर्च पे काम करिए। मतलब आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक, आपके क्लास से कनेक्टेड नई नई चीज़ें सीखनी है। स्कूल के लिए क्या चीज़ें आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आपके फ्री टाइम में आप रिसर्च करना शुरू करिए। स्कूल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए। रिसोर्स पर्सन बनिए टू ग्रुप आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन और इन द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। अपने इदारे के अंदर और इदारे के बाहर भी आप रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने ट्रेनिंग किया पिछले 3 महीने में, काफी सारे मॉड्यूल्स आपने सीखे हैं, मॉड्यूल्स आपके पास हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपके पास है। इसी प्रेजेंटेशन को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपने अंदाज में बनाइए, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बना लीजिए। इसकी कोई कॉपीराइट नहीं है, ये मेरी कोई जागीर नहीं है या कोई हमारी जागीर नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आपके स्कूल में ही 2-3 टीचर्स आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेनिंग में अटेंड नहीं कर पाए, आप उनको रोजाना एक आधा घंटा इस ट्रेनिंग के बारे में समझाइए। ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ ट्रेनर ऑफ सम टाइम। मैं टीचिंग करता था तो एक बार हमारे जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर पे प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि कल से उमरी यू विल बी अ कोऑर्डिनेटर फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल। वहाँ पे आप जाके वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर में वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन संभालेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया। जब मैं वो ट्रेनिंग में गया तो पहली बार, ये था 2001 में, नहीं शायद सॉरी 1999 में। तो मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया, उस ट्रेनर को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे ट्रेनर बनना है। उस वक्त से मैं उस ट्रेनर बनने के जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हासिल करना शुरू किया। पढ़ाई की, रिसर्च करना शुरू किया। फिर स्कूल में एक बार जो है चेयरमैन से मैंने कहा कि मैं एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो फिर वहाँ से मैंने 2000 में मैंने ट्रेनिंग करना मैंने शुरू किया। पहली बार काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बट ऑटोमेटिक आहिस्ता 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 आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। उसमें इतना मज़ा आया कि फिर मैं टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल के मैनेजमेंट्स, कॉर्पोरेट के लोगों को ट्रेनिंग करते करते जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैं पहुँचा। रिसोर्स पर्सन बनिए आप। हेल्थ एजेंसीज हैं उसके मेंबर बनिए, जैसे रेड क्रॉस एक सोसाइटी है। उसके अलावा भी आपको अगर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जमात के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जमातें हैं हिंदुस्तान में, इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात की लेडीज विंग है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है लड़कों के लिए। किसी भी एक जमात के अंदर में किसी भी एक डिपार्टमेंट से जुड़ जाइए। जमात में मीडिया का डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, विलेज डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। कहीं ना कहीं आप इन
ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। आपके पास जो इल्म है, उस इल्म और आपके पास जो हुनर है, वो आपके लिए स्कूल के अलावा सोसाइटी के लिए इस तरीके से काम आ सकता है। तो इन हेल्थ एजेंसी के साथ जुड़ के आप एक बेहतरीन रोल मॉडल लीडर बन सकते हैं, जो बच्चे आपको देखेंगे भाई ये टीचर तो, मैंने अभी देखा कोविड के टाइम में जो है टीचर जाके जो है घर घर जाके जो है कोविड के मामले में, कोविड के बारे में जो है लोगों को समझा रहे थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर हैं या गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। आप दीनियात को आलिमात की कोर्स किए हैं या इस्लाम के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है, कुरान की काफ़ी सारी नॉलेज है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स करिए। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से लोगों को सही और गलत के बारे में बताइए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को आप छोटे छोटे शहरों में तो बहुत होती है, आपको सिलाई आती है तो आप वीकेंड में कोई एक सिलाई की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके आप वहाँ के लड़कियों को सिखाना शुरू करिए। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आपके बच्चे जो स्कूल में हैं उनको सिखाना शुरू करिए। आजकल तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डाल दें, आपकी पूरी फैन फॉलोइंग देख के सीख जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप इनडायरेक्टली सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे। सोसाइटी में आपका जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप जो दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ ए टीचर। रोल ऑफ ए टीचर इज नॉट लिमिटेड टू अ क्लासरूम के हद तक महदूद ना रखें। टीचिंग, बुक्स करेक्शन, एग्जाम के पेपर्स करेक्शन, रिजल्ट दें, घर चले जाएं, नहीं। इंडिविजुअली आप एक नागरिक, बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप एक जमात के साथ जुड़ के काम करना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमात के साथ जुड़ेंगे तो आप बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। मैं अपने स्कूल के ज़माने में SIO से कनेक्टेड हुआ, फिर SIO का मेंबर रहा, फिर उसके बाद जमात से कनेक्टेड हूँ। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने जमात के ज़िम्मेदारों के साथ मिलके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। टीचिंग से कनेक्टेड हूँ, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, स्कूल्स में जाके काफ़ी सारी हेल्प की है। तो इससे मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली, कई सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और अपने आप में काफ़ी सारी तब्दीली मैंने पाई। SIO के ज़माने में हम जब स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे बेंगलोर में, उस वक्त हम कई प्रोग्राम्स करते थे। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम प्रोग्राम्स करते थे। उस वक्त हमको रिसोर्सेज, यानी जो चीज़ें हमको ज़रूरी होती थी, वो किस तरीके से इकट्ठा करें, ये हमने सीखा। आज मेरे प्रोफेशन में वो सारी चीज़ें काम आती हैं। उस वक्त जब बैठ के हम जो ज़िम्मेदार लोग थे SIO के और जमात के, इनकी तकरीरें सुनते थे, तो उससे हमारे इल्म में इजाफा हुआ। इस्लाम के बारे में हमको मालूम हुआ, कुरान के बारे में मालूम हुआ, तौहीद को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। ये सारी चीज़ें जो है हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं नाम इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए, आपके शहर में, आपके गांव में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए और काम करिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए टीचर। आप सिर्फ क्लास में ही बंद कमरे में ना रहें। आपकी ज़रूरत एज ए टीचर, मेरी ज़रूरत एज ए टीचर, क्लासरूम से हटके स्कूल में, स्कूल से हटके सोसाइटी में, सोसाइटी से हटके पूरे शहर में और पूरे हिंदुस्तान में हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बात सुनते हैं बच्चे, हमारी बात सुनते हैं लोग मोहल्ले के। टीचर है भाई, बोल रहे हैं तो शायद सही है, करेंगे। तो ए टीचर्स वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू, बहुत ही इज्जत होती है टीचर की। उसका फ़ायदा उठा के सोसाइटी के लिए हम काम करें, ये हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। दिस इज़ व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग जितनी बातें मैंने बताई, बहुत लंबा ऑलमोस्ट 1.5 आवर का सेशन है ये, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, देखे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ मैंने बहुत लंबा किया, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितनी चीज़ें मैंने बताई है इसको गौर से सुने हैं, नहीं तो फिर से सुनिए। अगर कोई सवाल समझ में, कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो वापस मुझे आप कॉल करके इन चीज़ों की मालूमात करिए। एंड यू बी अ वेरी, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन टीचर इन द स्कूल, इन द सोसाइटी साबित होंगे। मैं दुआ करूँगा कि आप इस किरदार में कामयाबी हासिल करें और you become one of the best teachers. जज़ाकल्लाह। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ और बातें हैं जो कंक्लूडिंग सेशन में मैं बताऊंगा एज ए टीचर, आप टीचिंग के अलावा आपकी क्या जिम्मेदारी है। ये मॉड्यूल स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इंशाल्लाह इसमें और चीज़ें मैं ऐड करता जाऊंगा नए मॉड्यूल्स में, आप उसको गौर से सुनिए। इसमें कोई अगर बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे क्लैरिटी व्हाट्सएप के ज़रिए से या कॉल करके हासिल कर सकते हैं। अब कंक्लूडिंग सेशन इंशाल्लाह सैटरडे को आपको मैं भेज दूंगा। एज़ यूजुअल संडे आपका फाइनल होगा। आप अगर 6 सवालों के जवाब लिख चुके हैं तो मुझे भेजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका डेडलाइन संडे 8 जून 27 सुबह 10 बजे का रहेगा। आपके अगर कोई असाइनमेंट्स पेंडिंग है, मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट्स और मार्क्स डाल दिए थे व्हाट्सएप पे, उसको चेक करके उसको भी जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करें। 4 से ज़्यादा अगर आपके असाइनमेंट्स पेंडिंग है तो आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी, ये बात क्लियर कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि इसको आप कंप्लीट करके भेजें। जज़ाकल्लाह।